चाइना आज के दिन दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक है। क्या आप इस बात का इमेजिन कर सकते हो कि आज से सिर्फ 40 साल पहले इस देश में पॉवर्टी रेट 90% से भी ज्यादा था। गरीबी और भुखमरी ने देश का बुरा हाल कर रखा था, लेकिन अगले 30 सालों में ऐसा भयंकर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है कि ये देश टेक्नोलॉजी और ताकत में इतना आगे बढ़ जाता है। साल 1978 में ग्लोबल जीडीपी में चाइना का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2% था। आज चाइना 18% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन देता है ग्लोबल जीडीपी में। अब इनका पॉवर्टी रेट 1% से भी कम का है। चाइना दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश है। कई मायनों में इनको सुपर पावर कंट्री कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 30 सालों में चाइना इतना डेवलप कर गया? ज़ेमवाइब के वीडियो में फिर से एक बार स्वागत है। चाइना देश का नाम आता है एक चाइनीज शब्द चीन से। इसे लिखक QIN कर दिया जाता है, लेकिन प्रोनाउंस चीन किया जाता है। चीन ऐसे पुरानी डायनेस्टी का नाम था जिसने आज से तकरीबन 2000 साल पहले चीन पर राज किया था और चाइना को यूनिफाई किया था। और यही कारण है कि हम लोग अक्सर चाइनीज को चीनी कहकर पुकारते हैं। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइनीज लोग अपने देश को चीन कहकर नहीं पुकारते हैं, वो लोग जोंगको नाम से पुकारते हैं। इसका मतलब होता है मिडल किंगडम। ये सिंबलाइज करता है चाइना के 4000 साल पुरानी हिस्ट्री को, कि कैसे चाइना दुनिया का सेंटर हुआ करता था, मिडिल में हुआ करता था। देखा जाए तो चाइना दुनिया की 4th लार्जेस्ट कंट्री है। चाइना इंडिया को बॉर्डर करता है, लेकिन ज्यादातर पॉपुलेशन एक्चुअली इंडिया से काफी दूर ईस्ट कोस्ट में रहती है। ऐसा इसलिए कि वहाँ पर फर्टाइल जमीन है जहाँ पर खेती की जा सकती है। वेस्ट में हिमालय पहाड़ और रेगिस्तान मौजूद है। अपने साइज के चलते चाइना बहुत सक्सेसफुल और पावरफुल किंगडम हुआ करता था 19th सेंचुरी तक, और उसके बाद असर देखने को मिला कॉलोनियलिज्म का। हालांकि ब्रिटिश राज ने चाइना के ऊपर पूरी तरह कब्जा नहीं जमाया था जिस तरह के इंडिया सब कॉन्टिनेंट पर जमाया था, लेकिन फिर भी चाइना को अलग अलग तरीकों से लूटा गया। यही कारण है कि 1839 से लेकर 1949 तक का जो पीरियड है उसे सेंट्रल ऑफ ह्यूमिलेशन बोला जाता है चाइनीज के द्वारा। इसकी शुरुआत होती है साल 1839 में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाइना पर अफीम का बौछार करती है। अफीम एक ड्रग है जिससे चाइनीज लोग पूरी तरह एडिक्टेड हो जाते हैं और पूरी तरह चाइनीज सोसाइटी तबाह हो जाती है। इसके बाद कई ट्रीटीज साइन करवाई जाती है चाइना से जबरदस्ती, जिससे चाइना को जमीन और पोस्ट ब्रिटिश के हवाले करने पड़ते हैं। फिर 1850 में भयंकर सिविल वार होती है चाइना में टाइपिंग रेवोल्यूशन के नाम से। लाखों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। 40 साल आगे चले तो फास्ट फॉरवर्ड में 1839 में पहली सीनो जापानीज वॉर देखने को मिलती है। टेरिटरी को लेकर चाइनीज और जापानीज जंग पर चले जाते हैं एक दूसरे के साथ। मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इस वक्त चिंग डायनेस्टी की राज चल रही थी चाइना में। इसे उस चिंग डायनेस्टी से कंफ्यूज मत कीजिएगा जहां से इसका नाम आया था। वो वाली चिंग डायनेस्टी 2000 साल पुरानी थी और ये वाली चिंग डायनेस्टी के नाम में QING है, उसमें सिर्फ QIN था। प्रोनाउन सिर्फ सेम है। 1937 से लेकर 1945 के बीच में और भी भयंकर अत्याचार सहना पड़ता है चाइनीज लोगों को, इस बार जापानीज कॉलोनाइजर्स के हाथों। वर्ल्ड वार जंग होती है, उसमें 30 मिलियन चाइनीज मारे जाते हैं। इन सब चीजों के बीच एक उम्मीद की किरण देखने को मिलती है जब फाइनली चाइना वर्ल्ड वार जीत जाता है अलाइड फोर्सेस के साथ। जापान पीछे हट जाता है, लेकिन जंग खत्म होते ही फौरन चाइना में एक सिविल वार सामने आती है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी KMT के बीच में लड़ी जा रही वार। इसकी शुरुआत तो साल 1927 में ही हो गई थी, लेकिन जापान जब इन्वेड किया था वर्ल्ड वार 2 के दौरान तो इसको टेम्पररी बंद कर दिया गया था। सिविल वार खत्म होते ही 1949 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा जीत के साथ जो नेशनलिस्ट पार्टी थी उसके लोग बगल के आइलैंड भाग जाते हैं, जिसे आज ताइवान देश के नाम से जाना जाता है। जो मेन लैंड चाइना का देश है वहाँ राज शुरू होता है माओ जेडंग का। दोस्तों यही वो मेन पॉइंट है जिसे आप कह सकते हैं कि चाइना एज अ कंट्री की शुरुआत होती है। 1 अक्टूबर 1949 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जन्म होता है। साल 1958 माओ जेडंग के द्वारा लॉन्च की जाती है ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। इसका मकसद था देश में इकोनॉमिक और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाना। 2 मेन पॉलिसीज थी इसमें। जमीन को जमींदारों के हाथ
हाथ से छीनकर किसानों में बांटना और उसके बाद कलेक्टिवाइज करना एग्रीकल्चर को कोऑपरेटिव बनाए गए ताकि कई सारे किसान एक ही खेत में काम कर सके। लेकिन अल्टीमेटली जो जमीन की ओनरशिप थी वो सरकार के हाथ में थी। दूसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक तरफ बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट्स बनाना स्टील प्रोडक्शन के लिए, लेकिन दूसरी तरफ लोगों को कहना कि छोटे छोटे लेवल पर अपने घरों के बैकयार्ड में स्टील फॉर्नेसेस बनाना, लोकल लेवल पर स्टील प्रोडक्शन करने के लिए। इंटेंशन अच्छा था देश को इकोनॉमिकली डेवलप करने का, लेकिन इसका रिजल्ट है बहुत खराब होता है। लोगों ने जो छोटे स्टील फर्नेसेस बना लिए थे अपने घरों के गार्डन्स में अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, इनसे बहुत ही लो क्वालिटी के स्टील निकलते थे, रिसोर्सेज का वेस्ट हुआ इससे। दूसरा, किसानों के पास कोई इंसेंटिव नहीं थी अपना प्रोड्यूस बढ़ाने के लिए, कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं थी, कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं था। जमीन की ओनरशिप अल्टीमेटली गवर्नमेंट के हाथ में थी। फार्मर्स के द्वारा जो भी उगाया जाता था वो सरकार को देना था। प्रोडक्टिविटी में बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला। 1958 और 1961 के बीच ग्रेन प्रोडक्शन 15% नीचे गिर गई। कुछ ही सालों में खराब मौसम के कारण माओ के मास्टरिस्टिक पॉलिसीज के चलते हालत इतनी खराब हो गई कि देश में भूखमरी आ गई। इतना भयंकर फेमीन आया, तकरीबन 20 से 40 मिलियन लोग मारे गए चाइना में इस फेमीन के कारण। इसे इतिहास का वन ऑफ द डेडलीस्ट फेमीन कहा जाता है। साफ लफ्जों में कहा जाए तो माओ जेडंग एक डिक्टर था, क्योंकि डिक्टर्स के लिए कोई चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम नहीं होता है जैसे आम डेमोक्रेसी में होता है। तो डिक्टर्स की अक्सर आदत होती है बिना सोचे समझे, बिना टेस्टिंग के अपनी मनमर्जी चलाने की। ऐसे फैसले लिए माओ जेडंग ने जिससे चाइना का हालत बदतर से बदतर हो गया। एक ऐसा ही एग्जाम्पल ऐसे फैसले का था स्पैरो एक्सटर्मिनेशन। माओ जेडंग का इंटेंशन था फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना, तो ऑर्डर दिया गया सारे स्पैरोज और जितनी भी चिड़िया है सबको मार दिया जाए पब्लिक के द्वारा, क्योंकि वो चिड़िया दाना खाती है खेतों से, कुछ क्रॉप्स के ग्रेन खाती है, इससे खेतों पर असर पड़ता है, इसीलिए सारे चिड़िया को मार दिया जाए। कैंपेन चलाई गई। जब स्पैरोज को मारा जाने लगा, कुछ साल बाद लोगों ने ये रियलाइज किया कि ये कीड़े मकोड़े जो इतनी तेजी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि इससे और भी हमारे फसल डैमेज हो रहे हैं, उससे जो हमारे फूड शॉर्टेज वो और भी बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। बाद में साइंसदानों ने दिमाग लगाई और पता चला कि अगर सब चिड़िया को मार देंगे तो उन कीड़े मकोड़े को कौन खाने वाला बचेगा। चिड़िया उन कीड़े मकोड़े को खाने का काम करती थी, जिससे उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहती थी। अब यहाँ पर पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब कर दिया। हालत ये हो गई फेमीन की। इतने बड़े फेलियर के बाद माओ को क्रिटिसाइज किया जाने लगा चाइना पब्लिक के द्वारा और कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा भी, लेकिन माओ जेडंग अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं था। एक और कैंपेन शुरू की जाती है कल्चरल रेवोल्यूशन 1966 में। नाम से पता चलेगा कि इसका मकसद था अपने देश में कल्चरल की रेवोल्यूशन लेकर आना, लेकिन इसका असली मकसद था माओ जेडंग के हाथों कंट्रोल देना और ओपोजिशन को सप्रेस करना। प्रोपेगेंडा और पीआर मशीनरी का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। माओ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए यंगसी नदी में खुद तैर कर दिखाते हैं। स्टूडेंट्स के द्वारा एक सिविल आर्मी बनाई जाती है रेड गार्ड्स के नाम से। इनका काम उन लोगों को टारगेट करना जो माओ के खिलाफ है। इंटेलेक्चुअल्स, पार्टी ऑफिसर्स, जो भी लोग माओ के विचारधारा से लॉयल नहीं थे उनको टारगेट किया जाता, पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया जाता और अक्सर उनके खिलाफ वायलेंस भी देखने को मिलता। कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर खुद ऐसे लोग थे जो कल्चरल रिवोल्यूशन को क्रिटिसाइज कर रहे थे, माओ को क्रिटिसाइज कर रहे थे और उन्हें भी टारगेट किया गया रेड गार्ड्स के द्वारा। लियू शॉकी और डेंग जियाओपिंग जो काफी हाई रैंकिंग पार्टी ऑफिसर्स थे, लेकिन उनको भी रेड गार्ड्स टारगेट किया। पूरे देश में इस रेवोल्यूशन के डर का माहौल बन गया। लोगों को इनकरेज किया जाने लगा कि अपने पड़ोसी को देखो, अपने फैमिली मेंबर को देखो, जहाँ कहीं कोई ट्रेटर्स दिखाई दे, जहाँ कहीं कोई देशद्रोही दिखाई दे, यहाँ देशद्रोही का मतलब जो माओ के खिलाफ है, उन्हें ढूंढो और रिपोर्ट करो। स्कूल और यूनिवर्सिटीज को शट डाउन कर दिया गया। स्टूडेंट्स को कहा जाने लगा कि खेतों में जाकर सीखो किसानों की क्या हालत है, रूरल लाइफ की हार्डशिप एक्सपीरियंस करो। देखते ही देखते चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। रेड गार्ड्स आपस ही में लड़ने लगे। देश में हिस्टोरिकल साइट्स और कल्चरल आर्टिफैक्ट्स को डिस्ट्रॉय किया जाने लगा। लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। यही समय था जब तिब्बत के लोगों पर भी बहुत ज्यादा अत्याचार किया जाने लगा। फाइनली माओ ने ये रियलाइज किया कि इस कल्चर रेवोल्यूशन के नाम पर देश में बवाल मच गया है। 1968 में कंट्रोल वापस लेने के लिए रेड गार्ड्स का सिस्टम वापस लिया जाता है। एस्टिमेट बहुत वेरी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, लेकिन कहा जाता है कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड से लेकर 2 मिलियन के बीच नंबर है
है जिन लोगों ने अपनी जान खोई कल्चरल रेवोल्यूशन की वजह से। टोटल कहा जाता है कि अप टू 50 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई माओ के पॉलिसीज की वजह से। साल 1976 में माओ जेडंग का देहांत हो जाता है खराब हेल्थ की वजह से। तब तक चाइना के हालत में कोई ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिलता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ फेलियर्स और बुरी चीज ही देखने को मिलती है। माओ जेडंग के शासक के दौरान कुछ पॉजिटिव अचीवमेंट्स भी थी, स्पेशली वोमेन्स इक्वालिटी और एजुकेशन के मामले में। माओ जेडंग के समय में एक नेशन वाइड पब्लिक एजुकेशन सिस्टम लॉन्च किया गया। इलिटरेसी को खत्म करने के लिए सरकार के द्वारा कैंपेन चलाई गई और माओ के लीडरशिप के दौरान चाइना के लिटरेसी में बहुत सुधार देखने को मिला। इसी समय में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनी थी जिसकी मदद से चाइना ने करोड़ों लोगों को पॉवर्टी रेट से बाहर निकाला। औरतों को लेकर माओ का कहना था कि वोमेन होल्ड अप हाफ द स्काई। साल 1958 में एक नया मैरिज लॉ पास किया गया जिसके अकॉर्डिंग अरेंज मैरिज और फोर्स मैरिज जिसे पूरे देश में इलीगल करार दिया गया। औरतों को राइट टू डिवोर्स का अधिकार दिया गया। कई और मायनों में औरतों को बराबर लाने का काम किया गया। लेकिन अब हम वापस आते हैं 1976 के समय में। तो अब चाइना में माओ के जाने के बाद एक नए लीडर्स उभर कर आते हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, डेंग ज़ाओपिंग। इसे फादर ऑफ मॉडर्न चाइना भी कहा जाता है क्योंकि इन्हीं के समय में असल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। डेंग ज़ाओपिंग उन लोगों में से थे जो माओ के समय में माओ के खिलाफ आवाज उठाई थी। इन्हीं की वजह से कल्चर रेवोल्यूशन के समय में उन्हें अपनी सारी पॉलिसीज से जबरदस्ती इस्तीफा देना पड़ा। तो जाहिर सी बात थी कि डेंग ज़ाओपिंग की आइडियोलॉजी माओ के आइडियोलॉजी से काफी अलग थी। डेंग का मानना था कि सरकार का हद से ज्यादा टाइट कंट्रोल था चाइनीज इकोनॉमी पर, इसकी वजह से 50 सालों में चाइना का इतना ज्यादा बर्बादी हुआ। वो इकोनॉमी को आजाद करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, इसके अंदर कई सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन इनकी जो ओवरऑल आइडियोलॉजी थी उसे आज के दिन नाम दिया जाता है सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला एग्रीकल्चर सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए डेंग ने एक हाउसफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम में इंट्रोड्यूस की। जब माओ ने अपना ग्रेट फॉरवर्ड कैंपेन लॉन्च किया था उसमें प्राइवेट फार्मिंग को कम्प्लीटली खत्म कर दिया गया था। किसी भी इंडिविजुअल इंसान को जमीन ऑन करना अलाउड नहीं था। सारी ओनरशिप लोकल लेवल पर सरकार के हाथ में थी। डेंग ने कहा इस ओनरशिप को अभी नहीं बदलते हैं, ओनरशिप अभी भी गाँव के सरकार के हाथ में ही रहेगी, लेकिन इंडिविजुअल किसानों और उनके परिवार को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर हम उनको जमीन लीज पर देंगे। उन किसानों के पास ये अधिकार होगा कि वो डिसाइड करे कि उन्हें क्या क्रॉप्स उगाना है, कैसे उन्हें अपना बिजनेस मैनेज करना है, कहां से प्रॉफिट कमाना है। तो ज्यादा फ्रीडम मिल पाएगा किसानों को फसल उगाने का। डेंग सरकार ने ये कहा कि किसानों को एक सर्टेन अमाउंट सरकार को बेचना पड़ेगा, लेकिन वो कोटा मीट करने के बाद उससे ज्यादा जितना भी वो प्रोड्यूस करेगा कहीं भी वो जाकर बेच सकता है और एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकता है। तो इससे किसानों के अंदर मोटिवेशन आ गया इनोवेशन करने की, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी इस चीज से। फिर डेंग ज़ाओपिंग ने इसी आइडिया को यूज किया फैक्ट्रीज में भी। फैक्ट्री मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। अभी तक क्या था कि माओ के समय में चाइना में इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज थी, उसे मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर की थी। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा थी। डेंग ने कहा अब से रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स और मैनेजर्स को दिया जाएगा। उनके पास अब ज्यादा फ्रीडम होगा ये डिसाइड करने के लिए कि उन्हें क्या प्रोड्यूस करना है, क्या उनका प्रोडक्शन टारगेट है, कितने दामों पर वो उनको बेचेगा और कितना सैलरी उनको मिलेगा। एक बार फिर से फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को इंसेंटिव मिल पाई ज्यादा मेहनत करने का। आप खुद इमेजिन करो कि एक फैक्ट्री है जो बैग बनाती है फॉर एग्जांपल। अब फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स और मैनेजर को ये अधिकार है ये डिसाइड करने का कि उन्हें कितना क्वांटिटी में बैग प्रोड्यूस करना है, कौन से मटेरियल का यूज करना है और कितने दामों में इन्हें बेचना है। जो काम करने वाले मजदूर थे उनके अंदर एक सेंस ऑफ ओनरशिप आई और अकाउंटेबिलिटी आई कि हमारी फैक्ट्री है, हम चाहे तो इसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। माओ के समय में सेंट्रलाइज प्लानिंग बहुत थी, एक इंसान ऊपर बैठा हुआ सब कुछ डिसाइड कर रहा था कि सारी चीज ऐसे चलनी चाहिए, ऐसे नहीं चलनी चाहिए। सरकार डिसाइड करेगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन डेंग के समय में डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिली, इकोनॉमिक सेंस में ज्यादा आजादी दी गई। इन सारी पॉलिसी मेजर्स की वजह से लाखों लोग पॉवर्टी से बाहर आने लगे, जिंदगियां बदलने लगे। 1978 और 1984 के बीच ऑन एवरेज एग्रीकल्चर आउटपुट चाइना में 7.4% के रेट से बढ़ा। चाइना में जो ग्रेन प्रोडक्शन हो रही थी वो डबल हो गई लेट 1970s और मिड 1980s के बीच। अगला
पहला बड़ा स्टेप था एजुकेशन को बढ़ावा देना, लोगों को एजुकेट करने पर फोकस करना। इसी के चलते साल 1986 के बीच एक कंपलसरी एजुकेशन लॉ लाया जाता है सरकार के द्वारा। 9 सालों तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन लाया जाता है चाइना में हर बच्चों के लिए। इतना ही नहीं, चाइना में टेक्नोलॉजी और वोकेशन एजुकेशन पर भी बहुत फोकस किया जाने लगा। लोगों को वो स्किल सिखाई गई जो एक्चुअली में जरूरत है जॉब में। दोस्तों, जितने भी डेवलप देश है उन्होंने एजुकेशन पर बहुत ज्यादा फोकस किया, इसलिए आज के दिन वो सब देश इतना आगे बढ़ गए हैं। एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रायोरिटीज दी गई। इन्हीं सब मेजर्स के चलते चाइना में लिटरेसी रेट में भयंकर इंप्रूवमेंट देखने को मिला। साल 1982 में ये 65% था और 2010 में 95% क्रॉस कर गया। साल 1980 में डेंग ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप की चाइना में, जिनमें टैक्स इंसेंटिव दी गई, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस को और आसान बनाया गया, कम रेगुलेशन करी गई ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट देश के अंदर आ सके। जब इन्वेस्टर और कंपनियां देश में आने लगी, उन्हें बहुत ज्यादा सुविधा सरकार के द्वारा दिया जाने लगा। यहाँ पर लेबर सस्ते थे, लोग स्किलवर थे, ब्यूरोक्रेसी कम थी, लोग एजुकेटेड थे। शेंजेन पहला इकोनॉमिक जोन बनता है चाइना में। शहर एक छोटा सा फिशिंग गांव था और कुछ ही सालों में ये शहर मेजर इंटरनेशनल मेट्रोपोलिस बन जाती है। फॉरेन कंपनीज को देश में आने के लिए इंकरेज करने के लिए ओपन डोर पॉलिसी बनाई गई, चाइना के इकोनॉमी को खोलने के लिए बाकी दुनिया के सामने, जिसे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कहा जाता है। इसी की वजह से बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे नाइकी, एप्पल, वोल्क्सवैगन, इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज सेटअप करी चाइना में। और भी बहुत सारा काम किया चाइना में। रेलवे के काम को तेजी से आगे बढ़ाया गया देश में। टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा काम किया गया डेंग सरकार के द्वारा। साइंटिस्ट पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया गया, भरपूर फैसिलिटीज दी गई, सारी फाउंडिंग जाने लगी गवर्नमेंट के द्वारा इन साइंस रिसर्चर्स को। डेंग ज़ाओपिंग से हमें ये सबक मिलती है कि हम जो भी काम करें सोच समझ कर करें, उस पर रिसर्च करें, फिर कदम आगे बढ़ाए। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि डेंग ज़ाओपिंग बिल्कुल हीरो थे इस कहानी में। उन्होंने कोई गलत काम किया ही नहीं। इकोनॉमिकली उनकी सोच आजादी को ज्यादा फेवर जरूर करती थी, लेकिन पॉलिटिकली वो भी एक डिक्टेटर ही थे। उन्हीं के समय में साल 1989 में तिनानमेन स्क्वायर मैसेकर देखने को मिला। इन सारी पॉलिसीज में एक चीज जिसे नजरअंदाज कर दिया गया वो थी इन्वायरमेंट। इकोलॉजी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा था। जो अथॉरिटेरियनिज्म डेंग ज़ाओपिंग के समय में आगे रहा, उसी का ही नतीजा आज हमें शी जिनपिंग में देखने को मिलता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।